5 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी तक हुआ है और 25% से ज्यादा मतदान बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि लोग बढ़ चढ़कर आज इस अंतिम और तीसरे फेज में 78 सीटों के लिए मतदान कर रहे हैं। अरेरिया के नरपतगंज में अब तक 35% मतदान रिकॉर्ड किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं माना जा सकता। फरबिसगंज में 26%, मधेपुरा में 27%, महुआ में 30%। तीसरे और आखिरी चरण में लोग बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। पूरी जानकारी मीनाक्षी अब हमारे साथ हैं, बता रही हैं। मीनाक्षी, आपका डेटा क्या बता रहा है? देखिए, करीब 5 घंटे का मतदान हो चुका है और बिहार में मतदान के मामले में कौन सी सीट आगे चल रही है वो अब आपके सामने रखते हैं। बिहार में सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में आप देखिए 21% मतदान, ये सबसे जबरदस्त है। नरपतगंज में 35% मतदान हो गया है। आप देखिए अररिया में 27%, फारबिसगंज में 26%, आलमनगर में 23% और कटिहार में 22% मतदान हुआ है। जाले में 19 और 17 दरभंगा में। सबसे बेहतरीन तो नरपतगंज में है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बढ़िया मतदान हुआ है। इसके बाद देखिए और कौन कौन सी जगह पर कितना मतदान हुआ है 5 घंटे में। बिहारीगंज में 21%, सिंहेश्वर में 17, बिस्फी, अब देखिए मैंने 1 घंटे पहले आपको बताया था केवल 1% था और अब 26%। मुजफ्फरपुर में 21, बगहा में 20, हरलाखी में 30 और बेनीपट्टी में 27%, तो मधेपुरा में 26% मतदान हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन से इलाके से आए हैं आंकड़े? नरकटियागंज में 18, पूर्णिया में 22, मोतिहारी में 16, सहरसा में 25%, सिमरी बख्तियारपुर में 24%, रक्सौल में 25, रुपौली में 22 और रामनगर में 25% मतदान हुआ। एवरेज मतदान आप देखेंगे कि बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सोनबरसा में 23, सरायरंजन में 24%, बथनाहा में 25, पिपरा में 26, महुआ में 30%, सुपौल, रीगा और समस्तीपुर में 17-19 अच्छा है। काफी अच्छा मतदान प्रतिशत है, यानी कि अभी तक अगर दिखाया तो तीनों फेज में सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार में आज तीसरे दौर के मतदान में सीमांचल में 24 सीटें हैं और ये तय करेंगी कि दरअसल बिहार में किसकी सरकार बनती दिखाई देगी, क्योंकि इन 24 सीटों पर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं कि जीत किसकी होगी। हमारे संवाददाता कुमार सोनू की किशनगंज से रिपोर्ट। किशनगंज में स्कूल के अंदर मौजूद है। ये स्कूल में पोलिंग चल रही है और आप देखिए कि महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं। महिलाओं से मुद्दा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? साइका खातून। ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने पहुंचे हैं, लाइन में लगे हुए हैं? क्या मुद्दे हैं, क्या चाहिए सरकार से? विकास, नौकरी, क्या सोचते हैं सरकार को? विकास के मुद्दे पर वोट डालिए। मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं आप? जी। चलिए, मौजूदा सरकार के काम से खुश है। कुछ और महिलाएं भी जो है वो लगी हुई हैं। एक और महिलाएं, आपका क्या नाम है? परवीन बेगम। ये बताइए किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने पहुंचे हैं? मुद्दे क्या है जहन में? विकास। मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं? नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। भला हो जाएगा इस बार उनका? नहीं हो करने वाला है। तो और भी महिलाएं हैं, काफी सारी महिलाएं हैं जो लगी हुई हैं लाइन में। आपका क्या नाम है? मीरा जी, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट डालिएगा इस बार? मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार के काम से खुश हैं। और से पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? सदा परवीन। ये बताइए कि पहली बार वोट डालने पहुंचे हैं आप? नहीं, इससे पहले भी वोट डाला है। जहन में क्या मुद्दे हैं आपके वोट डालते हुए? विकास है, रोजगार है, क्या है? विकास अच्छा हो देश का, रोजगार मिले अच्छा बस। मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। तो नीतीश जी कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, आखिरी चुनाव है उनका, भला हो जाएगा इस बार? क्या बता, बोलते तो सभी है। तो ये देखिए, ये बिहार की वो महिलाएं हैं जो वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुरुषों की भी लंबी लंबी कतारें हैं और विकास के मुद्दे को लेकर जो है वोट डालने के लिए पहुंची हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं। आपने वोट डाल दिया मैम? जी सर। क्या नाम है आपका? नूरी खातून। ये बताइए किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है आपने? नहीं, विकास सोचा, रोजगार सोचा, क्या मुद्दे हैं आपके? रोजगार सर। रोजगार मिला मौजूदा सरकार से? नहीं सर, नहीं मिला। तो मौजूदा सरकार बरकरार रहेगी या फिर बदलाव हो जाएगा? अब ये तो वोट डालने से पता चलेगा। अच्छा, नीतीश जी ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, उनका भला कर दे जनता। होगा भला? हाँ, हो जाएगा भला। क्या नाम है आपका? मरियम खातून। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे थे जहन में जब आपने वोट डाला?
अब जो जीत जाए सर। नहीं, मुद्दे तो होंगे ना, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। सर रोजगार अहम मुद्दा। जी सर। तो ये किशनगंज की महिला वोटर्स हैं जो रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंची हैं। फिलहाल तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और ये आखिरी चरण है, जिसके बाद 10 तारीख को जो बिहार है, वो बिहार चुनावों के मतगणना होगी और उसके बाद नतीजे सबके सामने होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में आज मतदाता रोजगार सबसे ज्यादा प्रमुखता से मांग रहा है और यही शायद बहुत लोगों के दिमाग में भी है। चर्चा शुरू करते हैं। संजय मयूख जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रागिनी नायक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और अजय आलोक जी जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय आलोक जी, पहला सवाल आपसे, आखिरकार ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि जेडीयू के नेताओं को और खास करके मुख्यमंत्री जी को भी ये कहना पड़ा कि है अगर किसी में हिम्मत तो लोगों को बिहार से बाहर निकाल कर दिखा दें? ऐसा क्यों करना पड़ा नीतीश कुमार जी को कि पटना में मजार पर्व हो गए? क्या वाकई में जो पशमंदा वोट है उस पर संशय दिख रहा है आपको? देखिए अजय जी, नीतीश कुमार कोई पहली बार तो मजार पे गए नहीं है, वो हमेशा जाते रहते हैं जी। इसलिए ये बात कहना कि क्यों मजार पे गए, ये तो थोड़े आउट ऑफ द ब्लू का क्वेश्चन है। तो मजार पे तो हमेशा जाते हैं। सरदर्द संभाव में जनता दल यू का हमेशा विश्वास रहा है, एनडीए का विश्वास रहा है। लेकिन ये कहना कि कोई बिहार से किसी को निकाल कर दिखाए, हम बताएंगे कि तो ये मैं उसी पे आ रहा हूं जी प्लीज। हमारा विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है सीमांचल के इलाकों में कि एनडीए सत्ता में आई तो आपको देश से बाहर निकाल देगी। ये भ्रम देश में, सिर्फ सीमांचल में नहीं, पूरे देश में फैलाया जा रहा था सीएए और एनआरसी बनने के बाद। हम स्पष्ट मानना है कि जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उन्हें हम बिल्कुल उन पे कोई रहम या मुरव्वत नहीं करेंगे। जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का है, तो कोई कैसे बाहर निकाल सकता है भाई? तो विपक्ष की इस प्रोपेगेंडा का अगर आप जवाब नहीं देंगे, विपक्ष का नाम तो बताइए ना। कांग्रेस के लोग ऐसा कह रहे हैं, आरजेडी के लोग ऐसा कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये सब चोर चोर मौसेरे भाई जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये सब एक ही है। इनका कोई काम नहीं, इनका सिर्फ एक काम है। रागिनी जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। अजय आलोक जी को जवाब दें आप प्लीज। रागिनी जी, देखिए अजय जी, अगर सबसे ज्यादा तो नीतीश बाबू को अपने आप पर सच है, इसीलिए अपने 15 साल के पर वोट मांग रहे हैं। उससे पिछले 15 साल में क्या था कि ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। और देखिए, विकास किया होता, रोजगार दिया होता तो ये थोड़ी कहना पड़ता कि अंतिम चुनाव है, हाथ जोड़कर वोट दे दीजिए, अंत भला तो सब भला। सीना ठोक कर कहते कि ये हमने काम किया, इस पर वोट दीजिए। तो देखिए, अगर कोई भगाया गया है, निकाला और पोस्टर से नीतीश बाबू को दूध की मक्खी की तरह मोदी जी ने निकाल दिया है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि जदयू डेड वेट है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी नीचे ले जाकर डुबोने वाली है। आज सीमांचल है, एनआरसी, आप किसकी चिंता कर रही है? जनता दल यू की पड़ेगा। देखिए, पूरे सीमांचल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपको चिंता किसकी है, जेडीयू की कि बीजेपी की? सुनिए, सुन लीजिए। समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल बंद हो गई, जूट मिल बंद हो गई, भाजपा की चिंता, गाड़ी बनाने का डब्बी का कारखाना था वो बंद हो गया। यहाँ के किसान जो है वो मक्का उगाते हैं। चिंता कर लीजिए ना। 2500 क्विंटल मक्का जो पूरे देश में बिक रहा है, 800 रुपया प्रति क्विंटल किसान को यहाँ मिल नहीं रहा। तो आप मुझे बताइए, जो मिनी कोलकाता जो क्षेत्र कटिहार कहलाता था, वहां पर आजकल कारखाने नहीं है, पलायन हो रहा है। कहाँ विकास है? ये जो महिलाओं से आप पूछ रहे थे ना अजय जी, ये महिलाएं, 50% महिलाएं ऐसी हैं बिहार में जिनके घर में उज्ज्वला योजना के बावजूद आज भी स्वच्छ ईंधन नहीं है, घरेलू गैस नहीं है। हर तीसरा घर जो है मैं इससे पहले कि संजय जी के पास जाऊं, अजय आलोक जी का एक प्रश्न था कि आपको चिंता किसकी ज्यादा है, जेडीयू की, बीजेपी की? क्योंकि आपको चिंता करनी चाहिए कांग्रेस की। उसका एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं संजय मयूख जी के पास चल रहा हूं। देखिए, चिंता अगर आप जनता जनार्दन की करें तो आपको खुद की चिंता करनी नहीं पड़ती। ये जो मूल मंत्र है लोकतंत्र का, वो सीख नहीं पाए, इसीलिए जनता के मतादेश को रखकर वो मोदी जी की गोदी जाकर बैठ गए। लेकिन जो जनता से रुष्ट थी 2015 में, वो आज भी उनसे नाराज है। अमित शाह जी ने कहा था महागठबंधन को वोट देंगे तो बम पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, और आज देख लीजिए वही होने वाला है। बम पटाखे
उठाने की जगह छक्के जिस तरीके से जनता ने छुड़ाए थे भाजपा और जदयू के, तुम्हारा चलिए अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में क्षमा चाहता हूं, आ रहा हूं, लेकिन जरा संजय मयूख जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संजय मयूख जी, आपके लिए डेड वेट बनने जा रहा है जेडीयू, क्या ये स्थिति है? क्योंकि एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एलजेपी को लेकर बड़ी दुविधा की स्थिति है। आपके वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को हम समझा बुझाकर अपने पास रख लेंगे, कहीं जाएंगे नहीं वो। चुनाव के पहले आप कह रहे थे हमारे साथ नहीं है, आखिरी दौर के आने तक आप कहने लगे हमारे साथ आ गए, तो भाई स्पष्ट कर दीजिए वो कहां है। हम सारे सवालों का जवाब देंगे। पहले तो अपनी बहन एक लोकप्रिय राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन मुझे नहीं पता था सामान्य ज्ञान इतना कमजोर है। अपनी पार्टी को डिफेंड करने के पहले वो इतना कुछ बता जा रही है जो उनकी सरकार में बंद हुआ था। हम तो विकास के रास्ते जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। वो उज्ज्वला पर सवाल खड़ा कर रही है, उज्ज्वला पर पूरा देश वोट कर रहा है। तो इन सारे सवालों पर उन्होंने ठाकुर पेपर मिल की बात की, उनको पता नहीं कि ठाकुर पेपर मिल और अशोक पेपर मिल दोनों बंद हुआ है कांग्रेस के सरकार में। इन सारी चीजों का जो फीडबैक लेती हैं, कम से कम फीडबैक सही तरीके से ले ले कि वो फैक्ट्रियां कब बंद हुई, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन की फैक्ट्रियां कब बंद हुई। इन सारी चीजों का फीडबैक लेने के बाद हम पे तोहमत लगाए। हम 15 सालों से शासन में नहीं, 3.5 मेरी बात सुनिए, मैंने बीच में मैंने नहीं कहा था, हम बताते जा रहे हैं कि जो कारनामा आपने किया है 70 वर्षों में, जो कारनामा किया है उस कारनामे की गवाह अजय आलोक जी भी है और अजय कुमार जी भी हैं, क्योंकि वह भी बिहार से आते हैं। जितनी फैक्ट्रियां बंद, हमको जो विरासत मिली थी 70 वर्षों के आपके शासन की, और बाद में लालू प्रसाद जी जिनकी गलबहियां आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, वो दोनों के शासन काल के जो भाजन बिहार के नागरिक बने हैं। इन सारी चीजों को पहले जान लीजिए। अब रही बात लोजपा की, तो लोजपा के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कहा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और आप कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं केवल अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं। संजय जी ये जो बातें हैं ये इंडिया टीवी पर स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है और उनका कहना है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो क्या हम ये माने कि अध्यक्ष जी की बातें, जेपी नड्डा जी की बातों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं मानने को तैयार बिहार में? बयान मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अधिकृत बयान दे रहा हूं, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी के बयान के बाद, हमारे माननीय गृह मंत्री जी के बयान के बाद कुछ नहीं बचता। हम साफ तौर पे कह रहे हैं लोजपा से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। चलिए अजय आलोक जी, अब विकास की बात करते हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं और रागिनी जी ने कई तरह के आरोप भी आपके ऊपर लगाए हैं। अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 15 साल के जंगल राज की बात करके आज 15 साल बाद भी आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए ना कि जो चीजें बंद हुई थी वो शुरू क्यों नहीं हुई? जो कल कारखाने बंद हुए थे वो शुरू क्यों नहीं हुए? नीतीश जी को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमारे पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाते, हम कल कारखाने नहीं लगा सकते? ऐसी बात होती तो फिर हरियाणा में विकास की गंगा क्यों बहती? अगर ऐसी बात होती तो फिर पंजाब में विकास क्यों होता? ये तमाम बातें तो है ना। ये बात बिल्कुल नीतीश जी ने नहीं कही कि सिर्फ समुद्री सीमा हमारे पास नहीं है इसलिए विकास नहीं हो पाया। उनकी बात का गलत अर्थ मत लगाइए जैसे विपक्ष कह रहा है। नीतीश जी ने ये कहा कि कोस्टल लाइन हमारे पास नहीं है, नंबर 1, लैंडलॉक्ड स्टेट नंबर 2, नंबर 3 की जितनी जमीन हमारे पास है बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार में देश में सबसे ज्यादा है, बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा है। हमारे पास ट्रेड इंडस्ट्रीज को ऑफर करने के लिए क्या क्या है, हमारी संभावनाएं क्या क्या है। सारा खनिज झारखंड बंटवारे के बाद चला गया, राज्य को कॉम्पनसेशन पैकेज भी नहीं मिला। हमारे पास कौन कौन से ट्रेड की फैसिलिटी है, उसमें क्या क्या बेहतरी हुई है, ये देखने की बात है। हम कृषि उद्योग आधारित जितने उद्योग है वो लगा सकते हैं, वो हमने लगाए भी हैं। मानव संसाधन में हमारा रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ का है, तो जितने मानव संसाधन निर्मित उद्योग हैं वो बिहार में बहुत ज्यादा लगे हैं। रोजगार की संभावनाएं बिहार में बहुत ज्यादा हुई हैं। आप ये सोचिए कि 2005-6 में जहां पे प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए थी, आज बढ़ के वो 44,000 रुपए पे हो चुकी है। कैसे हुआ?
अगर प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, ग्रोथ नहीं हुई, बिजनेस नहीं हुआ, इकोनॉमी नहीं हुई। नहीं, अजय आलोक जी, प्रति व्यक्ति आय 2005 में 27,700 रुपए थी प्रतिवर्ष, जो कि अब बढ़कर 44,600 रुपए हुई है। ये भारत सरकार के आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये 8,000 का आंकड़ा कहां से आया मैं नहीं जानता, किसी शायद अखबार में छपा होगा। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, लैंडलॉक्ड स्थिति आज हरियाणा की भी है, पंजाब की भी रही है, आप तमाम राज्यों की देख लीजिए, लैंडलॉक्ड स्थिति है, लेकिन क्या वहां पर फैक्ट्रियां नहीं लग रही? जो फैक्ट्री चल रही थी, जो अब बताइए ना, चीनी मिलें जो चला करती थी, चीनी मिलें एक जमाने में बिहार की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, कितनी चीनी मिलें चल रही हैं आज? मैं आ रहा हूं, आप देखिए चीनी मिलें आज की तारीख में बिहार में कुल मिला के चीनी मिल चल रही हैं 11। नरकटियागंज, मोतिहारी, समस्तीपुर अगर आप मिल के ले लीजिए तो 11 चीनी मिलें चल रही हैं जी। 6 चीनी मिलें बंद हैं, जो कि 3 उसमें सरकारी थी, 4 उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स के थे, जिन्होंने किसानों का बिल बकाया होने के बाद उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। हमारी 15 साल में बुनियादी समस्या क्या थी? आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए बिहार में इन्वेस्ट करने आएगा तो उसको क्या चाहिए? उसको सड़क चाहिए जी, उसको बिजली चाहिए जी, उसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, उसको कनेक्टिविटी चाहिए। क्या ये चारों चीज बिहार में पिछले 15 वर्ष में उपलब्ध कब से शुरू हुई है? ये उपलब्धता बिहार में पिछले 5 वर्षों से शुरू हुई है। क्यों? उसके पहले 10 साल पहले आपकी सरकार नहीं थी क्या? निकाल के देखिए, 2005 से लेकर 2010 के। अजय जी, मैं इसलिए आपके पास ज्यादा वक्त स्पेंड कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल है जिसका जवाब आप ही बेहतर दे सकते हैं। 2005 से लेकर 2010 तक के बीच में पूरी दुनिया भर में नीतीश जी का डंका बजा कि बिहार को उन्होंने लॉलेसनेस से लॉफुल स्टेट बना दिया, लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ? 10 साल। मैं आ रहा हूं उस पर जी। आप ये बताइए, आप तो खुद बिहार से हैं। 2005 के नवंबर में हम सत्ता में आए, ये जितना रोड बना, ये जितने पुल पुलिया बनी, 12,500 के लगभग पुल पुलिया बनी, 1 लाख किलोमीटर के ऊपर नेशनल हाईवे, 93,000 के ऊपर स्टेट हाईवे, 80,000 के ऊपर किलोमीटर के ऊपर आपको सड़कें का निर्माण हुआ है पिछले 15 वर्षों में। तो क्या हमारी कनेक्टिविटी सुधरी नहीं? आज हम 4 लेन और 6 लेन हाईवेज की बात कर रहे हैं। आज हमारे पटना से कनेक्टिविटी 4 घंटे में पूरे स्टेट में कहीं से भी है। रागिनी जी को तो पता होगा, अभी इलेक्शन में आई थी बिहार घूमने के लिए। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल खैर आपको दे सकता हूं, लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में 6 साल है और 6 साल में देखिए कितनी सारी सड़कें बनी हैं। 15 साल में कितनी बनी आप खुद ही देख सकते हैं। उसमें ज्यादातर सड़कें केंद्रीय सरकार की मदद से बनी है, राज्य सरकारों की नहीं। क्या रागिनी जी आप कुछ कह रही थी? नहीं रागिनी जी, राज्य सरकार, बिहार में राज्य सरकार की मदद से 83,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। स्टेट हाईवे जो हमारा है वो लगभग 72,000 किलोमीटर हम लोगों ने बनवाया है। ये सब राज्य सरकार से बना। प्लीज अजय जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास जरा वक्त कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। लंबी चर्चा हो सकती थी। रागिनी जी प्लीज। क्या नहीं जाते, केवल टीवी पर प्रवचन देते हैं। सुनिए अब मेरी बात। आप देखिए, पुल पुलिया बना रहे थे, सबसे बड़ा इनका विकास का प्रमाण गोपालगंज का पुल था जो 270 करोड़ रुपए पे बना। 8 साल लगे। नीतीश जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया, उसके बाद 1 महीने के अंदर 9 जगह से बह गया। इसी प्रकार विकास भी बिहार से बह चुका है। अब ये बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, मुझे तो सरकारी आंकड़ों पर ही जवाब दे। 6 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हुए? अरे बिहार की आबादी कितनी है मैडम? बताइए कि कोरोना में बिहार की आबादी कितनी है पहले ये बताइए भाई। 6 करोड़ बेरोजगार, कुछ भी बोलना है, बस कुछ भी बोलना है। सरकारी नौकरियों के CMI के आंकड़े क्या है 1 नवंबर के? 50,000 कुछ भी बोल रहे हैं टीवी पे आके। बताइए कि 60% डॉक्टर आपने नियुक्त 6 करोड़ बेरोजगार बिहार में कहाँ से घूम के आई हैं? होनोलुलु से क्या? आप सुनिए, नीति आयोग होनोलुलु से आई है। 6 करोड़ लोग बेरोजगार बिहार में। स्वास्थ्य के आंकड़े लेके आते हैं ये लोग। राज्य है मतदाता को सुनने दीजिए ना। जंगल राज की बात करते हैं। मुंगेर में जिस तरह से चलिए आप रागिनी जी, आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब संजय मयूख जी दे रहे हैं। संजय जी प्लीज। विकास के दावे आपने लगातार किए हैं, 13 साल शासन में आप भी रहे। संजय जी। तो विकास दिख रहा है ना, हमारा उज्ज्वला, हमारा सौभाग्य योजना, हम सब कुछ दिख रहा है। अब इनको यदि राजनीतिक रतौंधी हो जाए उसका मेरे पास इलाज नहीं है। और हम तो सुन रहे थे 6 करोड़ रोजगार, हमको लग रहा है ये पर्यटन करने आई थी। आपका स्वागत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया?
जरा बताइए कि मोदी जी बिहारियों के डीएनए को भला बुरा अब उन्होंने डीएनए बेहतर लग रहा है। और जरा ये भी बता दीजिए कितनी स्मार्ट मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। बहस अच्छी चल रही थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इस बहस को बस यहीं पर बंद करना पड़ रहा। बट आप सबका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार आज विकास के लिए तरस रहा है, लेकिन वो विकास कैसे और किस माध्यम से आ सकता है यह अगली सरकार ही निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए अभी जनता वोट डाल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आप साथ हैं।